नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारा YouTube चैनल आपकी राय में। और आज विशेषकर हम चर्चा करेंगे एलजेपी पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान जी के बारे में। और हमारे साथ मौजूद है सचिन जी, जो कि राजनीतिक जानकार हैं। नमस्कार। नमस्कार सचिन जी। आज का सवाल खास करके चिराग पासवान से रिलेटेड हम लोग का रहेगा। चिराग पासवान जो लोकसभा चुनाव लड़े थे बीजेपी की तरफ से, तो उनका परफॉर्मेंस जो था 5 सीट पर चुनाव लड़े थे और 5 सीट जीते थे। 100% परफॉर्मेंस था। तो क्या लगता है इस बार एनडीए से जो उनको 29 सीटें दी गई हैं, तो इस बार परफॉर्मेंस उसका किस प्रकार रहेगा? बिल्कुल, जैसा कि आपने सवाल पूछा कि उनका स्ट्राइक रेट 100% रहा और उनमें 29 सीटें गई, तो कहीं ना कहीं इसका मुख्य कारण भी यही रहा है। चूँकि लोकसभा चुनाव में उन्हें 5 सीट दी गई थे और पाँचों पे पाँचों सीट उन्होंने जीती थी। इसी वजह से उन्होंने काफ़ी मशक्क़त की कि कम से कम 45 से 50 के बीच में उन्हें सीटें दी जाए। काफ़ी मान मनोबल के बाद उन्हें 29 सीटों पे मनाया गया और उन्हें 29 सीटें दी गई। और कहीं ना कहीं उनका प्रयास यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़े, क्योंकि लास्ट बार जो विधानसभा चुनाव हुआ एलजेपी अलग लड़ी थी और जितने भी विधानसभा सीटें हैं लगभग जदयू के खिलाफ उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा था और लगभग 37 सीटों पर सीधा सीधा लोजपा का अंतर ही चुनाव में हार और जीत का अंतर बना था। इसलिए कहीं ना कहीं जदयू को भी डर था और एनडीए को भी डर था कि अगर चिराग पासवान चले गए तो बहुत मुश्किल होगी, जिसकी वजह से उन्हें 29 सीट पर काफ़ी मान मनोबल के बाद मनाया गया और दिया गया। और जहाँ तक बात रही उनका प्रदर्शन का, तो उनका अपना एक वोट वर्ग है, साथ ही एनडीए का वोट वर्ग है, साथ ही जदयू का भी वोट वर्ग है, जीतन राम मांझी के पार्टी का और वोट वर्ग है, साथ ही उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी का वोट वर्ग है। तो समुचित रूप से देखिएगा कहीं ना कहीं उनके लिए काफ़ी फलदायक होगा, काफ़ी लाभदायक होगा और 29 सीटों में मेरा मानना है कि अच्छा उनका प्रदर्शन रहेगा। इस बार चिराग पासवान जब भी जनसभा कर रहे थे, जब तक सीट बंटवारा नहीं हुआ था, उसके पहले वो क्या सभा में बोल रहे थे कि अगर पार्टी को ज़रूरत पड़ी तो वो पूरे 243 सीटों पर अपना उम्मीदवार भी उतार सकती है। तो इसके राजनयिक मायने क्या हो सकते हैं? आखिर क्यों ऐसा वो बोल रहे थे जबकि ऐसा उन्होंने किया नहीं? देखिए, ये तो स्पेशल कार्यक्रम है चिराग पासवान जी और लोजपा रामविलास के ऊपर, लेकिन मैं इसमें एक थोड़ा सा बिंदु घुसाना चाहूँगा मुकेश सहनी जी का। देखिए, मुकेश सहनी जी जब तक सीट का बंटवारा नहीं हुआ पूरा दबाव बनाते रहे कि मुझे 60 सीट चाहिए और उप मुख्यमंत्री का पद चाहिए। ये एक प्रकार का प्रेशर बनाया जाता है गठबंधन के लिए, ताकि अगर मान लीजिए 60 सीटें ना भी दे तो कम से कम एक राज्यसभा, एक एमएलसी, कुछ ना कुछ का जुगाड़ हो जाए। इसी प्रकार उन्होंने लोजपा रामविलास पार्टी ने हर चुनावी सभा में कहा कि 243 सीटों पर हमारी तैयारी पूरी है और आवश्यकता पड़ने पर हम 243 सीटों पर लड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश किया गया कि लास्ट चुनाव में जो 2020 में हुआ था कि चिराग पासवान की पार्टी अलग होकर लड़ी थी एनडीए से और उन्होंने एनडीए को अच्छे बहुमत को एकदम पानी में मिला दिया था, मतलब उनका प्रदर्शन को पूरे पानी में मिला दिया था। इसी वजह से कहीं ना कहीं उनको तरहीज देने के लिए वो उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया ताकि उनके बातों को समझे और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को उनको दिया जाए और जदयू भी काफ़ी सीटें दिया जाए और जदयू भी और चाहे कि नहीं किसी भी प्रकार करके चिराग पासवान की पार्टी को अंदर लाया जाए एनडीए में। क्योंकि देखिए, लास्ट चुनाव में जदयू को दर्द है, अभी भी दर्द है। कहीं ना कहीं उनकी 42 सीटें आई और जो भी मुख्यमंत्री की बात हो रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे कि नहीं होंगे, स्ट्राइक रेट की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसके अगर ओरिजिनल जिम्मेवार व्यक्ति को आप ढूंढिएगा तो कहीं ना कहीं सारे जितने भी मामले उसमें से चिराग पासवान का नाम भी जरूर उभर कर सामने आएगा। चिराग पासवान को इस बार 29 सीटें दी गई हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो सीट की संख्या है उनके लिए उचित है या जदयू बीजेपी के द्वारा एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश किया गया है? निश्चित तौर पर देखिए, जो जितने भी पिछले विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें से लगभग जदयू ने और बीजेपी ने 220 के आसपास चुनाव की सीटों पर लड़ा, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि 202 सीट पर ही मात्र दोनों मिलकर लड़ रही हैं, बाकी अन्य पार्टियों को उन्होंने छोड़ा है। और चिराग पासवान ने इसकी शुरुआत 2020 चुनाव से ही कर दी थी। जो उनको 29 सीटें मिली हैं, उनका एक दिन के वक्तव्य या एक दिन के भाषण या अभी हाल फिलहाल के चुनावी भाषणों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। फ़र्क पड़ा है 2020 के रिजल्ट से। 2020 में जो रिजल्ट हुआ था और जो जदयू को खामियाजा भुगतना पड़ा था, उसके आधार पर सभी ने मान के चला था नहीं, इनको भी साथ में रखना है और उन्हें उचित सीट भी देनी है। और रही बात कि बाकी
एनडीए के सहयोगी दल जैसे कि उपेंद्र कुशवाहा एक सीट पर लड़े थे, वो हार गए थे। हम पार्टी लड़ी थी, एक सीट पे जीत गई थी। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट 100% रहा, 5 में 5 रहा। तो 5 के हिसाब से आपको मिनिमम 30 सीटें तो देना ही पड़ता। और काफ़ी मान लोगों के बाद उन्होंने 29 सीट पे मांगी, तो उनका वाजिब है, उनका सीट मांगना वाजिब है। और उनका स्ट्राइक रेट भी आप चुनाव में, मेरा मानना है कि आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं वो अपने सीट मांगने के आधार पर काफ़ी खरे उतरेंगे। कहीं भी उनके साथ किसी भी प्रकार की जो जितनी भी टिप्पणियां की गई हैं, आप देखिएगा सारा इस चुनाव के परिणाम के बाद निराधार हो जाएगा। चिराग पासवान के एलजेपी पार्टी के द्वारा एक छपरा के मरोड़ा सीट है, जहां से भोजपुरी की अभिनेत्री सीमा सिंह को सीट दिया गया था। उसके बाद नामांकन करने के बाद उनका सीट जो है रद्द हो गया, नामांकन रद्द हो गया। तो क्या इसका प्रभाव चिराग पासवान के और जो सीटें हैं उन पर भी पड़ेगा, या सीमित वही सीट तक रहेगा? देखिए, सारण से जहाँ तक बात रही, वो 2 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। इसका मुख्यतः रूप से सारण पे ही प्रभाव पड़ेगा। और अभी चुनाव आयोग से उनकी बातचीत चल रही है। फॉर्म बी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जिसकी वजह से उनका नामांकन रद्द हो गया सीमा सिंह जी का। और जैसा कि है कि बिहार के सभी युवा, खास करके युवा और युवतियाँ बहुत अच्छे से जानती है सीमा सिंह को, एक कलाकार हैं। और कहीं ना कहीं ये मैसेज जनता के बीच में जाएगा कि उनका नामांकन रद्द हो गया। तो कहीं ना कहीं ये लोजपा पे भी सवाल जाएगा कि इतना चुनाव लड़ी हैं, इतना चीज़ हुआ, आखिर मिस्टेक कैसे हो गया। तो चुनावी सभा में और चुनावी मतदाताओं के बीच में इसका तो प्रभाव ज़्यादा बुरा नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, सोच और समझ पे ज़रूर पड़ेगा सीमा सिंह के, खास करके कि उन्होंने आखिर में कैसे फॉर्म भरा, क्या हुआ, क्यों मिस्टेक हो गया। और इलेक्शन कमीशन ने रद्द किया है, तो उनके नियमावली को मानना तो ज़रूरी है। अब देखिए भविष्य में क्या होता है, अगर उनका नामांकन फिर से जारी रहता है तो अलग बात रहती है, और नहीं तो देखिए वहाँ एनडीए किसको अपना समर्थन देती है उस सीट पर। अच्छा, चिराग पासवान जी का एक स्लोगन नारा है जो हमेशा वो अपने आम सभा में देते हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। इसका मतलब क्या है? जी बिल्कुल, जैसा कि वो बोलते हैं कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, मतलब कहने का मतलब है कि बिहार राज्य को भी आगे बढ़ाना, और यहाँ के युवाओं को, यहाँ के व्यक्तियों को हर सुख सुविधा दी जानी चाहिए, और सबसे पहला अधिकार उन्हीं का है। और इसके लिए उन्होंने काफ़ी जनसभाएं की, आम जनता में अपना संदेश पहुँचाने का काम किया। और बूथ लेवल पर देखिए, उनके मतदाता साइलेंट हैं, उनके कार्यकर्ता साइलेंट हैं, लेकिन है बहुत मजबूत, जिसका प्रदर्शन उन्हें लोकसभा चुनाव में कर दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने साबित कर दिया था। उनका हमेशा से स्ट्राइक रेट 100% रहा है किसी भी लोकसभा चुनाव में। और विधानसभा में देखिए एक बार तो लड़े हैं अलग होके, अब इस बार लड़ने जा रहे हैं, तो देखिए इस बार क्या होता है। लेकिन उनका मेन मकसद जो बोलने का है कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, मतलब कि बिहार भी हर मामले में फर्स्ट होना चाहिए, और बिहारी जो भी यहाँ के व्यक्ति हैं, जो भी यहाँ के युवा हैं, जो भी यहाँ के लोग हैं, वो हर जगह पे फर्स्ट होने चाहिए, चाहे वो मानव विकास सूचकांक हो, या फिर शिक्षा हो, या फिर उनका आय हो, हर चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए। उनका कहना है कि समग्र डेवलपमेंट हो, जात पात की राजनीति, धर्म की राजनीति से ऊपर उठ के पूरे के पूरे समाज का विकास हो, बिहार का विकास हो, और बिहार को एक भारत ही नहीं पूरे विश्व में एक सर्वोच्च स्थान मिले, और सभी लोग जाने कि बिहारी हैं तो गर्व है, बिहारी हैं तो गर्व है। राजनीति में ऐसा लोग मानते हैं कि युवाओं को आना चाहिए आगे, तो चिराग पासवान को आप इस रूप में, युवा रूप में किस प्रकार देखते हैं कि ये एक युवा नेता हैं और युवाओं को प्रभावित करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अभी तो फ़िलहाल बिहार में जितनी पार्टियां लड़ रही हैं, उन जितनी भी पार्टियां लड़ रही हैं उनमें सबसे युवा नेता में से तो वही हैं। और वो खुद को भी कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी जी का हनुमान हूँ। और कहीं ना कहीं जनता और सभी जगह के ये परिचर्चा है कि बिहार के राजनीतिक में उन्होंने अपने सूझबूझ का परिचय दिया है। जो भी वो फैसले लेते हैं, चाहे वो पार्टी का हो या फिर चुनाव में जो भाषण हो, काफ़ी समझदारी से अपना वक्तव्य रखते हैं, काफ़ी सहनशीलता का परिचय देते हैं। और युवाओं में उनके प्रति एक ज़बरदस्त क्रेज़ है, और उनका मानना है कि बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट। जाते जाते एक और सवाल इनके बारे में करेंगे, जो चिराग पासवान के पिताजी हैं जिन्होंने एलजेपी पार्टी बनाई थी, तो उनका विचारधारा क्या था, और उस विचारधारा पर क्या चिराग पासवान जी चल रहे हैं? जी, उनका पुराना चुनाव चिन्ह था मकान, रामविलास पासवान जी का, और वो हाजीपुर लोकसभा सीट से हमेशा से चुनाव लड़ते आए हैं और काफ़ी बार जीता। उन्होंने एक बार रिकॉर्ड मत से भी जीत दर्ज की।
और उनके बारे में बताते चले कि उन्होंने अपने जितने भी मंत्रालय मिले अभूतपूर्व काम किए हैं। बहुत सारे ऐसे उनके नियम बनाए गए हैं जो कि आज भी लोग जनता देखते हैं कि इस चीज़ को रामविलास पासवान जी ने किया। बहुत लोगों का मानना है कि उनके जो भी उनके क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे होने वाला है, वो कहीं ना कहीं उनके प्रयास से हो रहा है। सरकार केंद्र में हो सके वो रही हो चाहे नहीं रही हो, उन्हें एक मौसम वैज्ञानिक का भी उपाधि दिया गया था। और हमेशा से उनका जो विश्वास रहा है कि जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हैं, हर एक अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। वो हर वर्ग को मिला के लेने के चलना चाहते थे, खास करके ऐसे वर्ग को जो हमेशा से शोषित, पीड़ित और वंचित समाज है, उनके बारे में, उत्थान के बारे में उन्होंने हमेशा प्रयास किया। और बहुत बार आपको देखने मिला होगा ऐसे जनसभा में, और बहुत ही ऐसे लोग होंगे जो एग्जाम्पल देंगे कि मैंने रामविलास पासवान जी से मैंने मदद मांगने गया था, मेरा काम 2 मिनट में हो गया, मुझे परेशानी हो रही थी, रामविलास जी के फ़ोन से मेरा काम हो गया। तो इस तरह के सैकड़ों उदाहरण हैं उन्होंने जो अपने क्षेत्र में काम किया, और काफ़ी सारे ऐसे मुद्दों पर अपने बेबाकी से अपना जवाब देते थे, जिससे कि जनता के बीच में उन्होंने एक विशेष स्थान प्राप्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी, आज एलजेपी और चिराग पासवान के बारे में चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आपको भी किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर करें, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।